हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम करेंगे हमारी क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक बीहाइव में से ऑन किलिंग अ ट्री। और सबसे पहले शुरू करते हैं एज़ यूजुअल हमारे ऑथर्स इंट्रोडक्शन से, द पोएट्स इंट्रोडक्शन। सो दिस पोम इज़ रिटन बाय जीव पटेल. Okay, he was born in 18 on the 18th of August in 1940. He is a poet, a playwright, a painter, and a physician. Okay, he's about he's 80 plus right now, है ना? And he is a part of a group of people who have subscribed to the green movement, and he is a green activist, someone who creates awareness for environment. Okay, and this is very important. This is a very important fact to understand this poem. Why he has written the poem, क्यों लिखी है इन्होंने, जिस तरह से लिखी इन्होंने क्यों लिखी है, क्या उसके पीछे रीज़न है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. इन्होंने नेचर के लिए या एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए बहुत प्रोटेस्ट्स में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लिया है. ठीक है, और ये इनके जो करंट पोम है जो हम पढ़ने वाले हैं, इससे बहुत कनेक्टेड है इनका ये वाला एस्पेक्ट. ठीक है, अब एक नज़र डालते हैं इनके दूसरे नोटेबल वर्क्स पर, क्योंकि मिल गया इजीली तो पढ़ ही लेते हैं. पोम्स जो हैं वो ये हैं इनकी. ठीक है, हाउ डू यू विथस्टैंड, रिटन इन 1966, बॉडी रिटन इन 1976, मिररिंग 1991, और जो इनके प्लेज हैं वो हैं प्रिंसेस इन 1971, सवाक्सा इन 1982, मिस्टर बहराम रिटन इन 1987. ओके, and he is still active, by the way, at this old age also he is very active, and he is still contributing to arts. बहुत अभी पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा अपने आप को ये एनग्रॉस्ड रखते हैं. तो ये जो पोम है ना, ये एक प्रोटेस्ट पोम है. ठीक है, और ये सार्कास्टिक टोन में लिखी गई है ना. और ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1966 में. इनका एक कलेक्शन निकला था, सबसे फर्स्ट कलेक्शन था इनका, उसमें ये छपी थी. ठीक है, एंड दिस पोम इज़ लाइक एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल. जैसे हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो साथ में उसके एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है, ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है ना. और सरकास्टिक टोन है. क्यों सरकास्टिक टोन है? क्योंकि पता चलता है जैसे हम चाहते हैं कि कोई ये काम न करे तो हम गुस्से में बोलते हैं ना, जाओ करो, ये उस तरह से है ना. व्हाट ही मीन्स हियर इज, ही डज नॉट मीन कि यू हैव टू गो अहेड एंड डू दिस. ही इज ट्राइंग टू मेक अस अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज द ट्रूथ, व्हाट एग्जैक्टली इज द बिटर ट्रूथ behind killing a tree. Okay, and why he does not endorse killing trees, why he does not endorse cutting trees. ठीक है, ये trees को एक person की तरह यहाँ पे present कर रहे हैं हमारे सामने. ठीक है, he has personified, जबकि ये सारे वक्त बोल रहे हैं कि ये सारे वक्त बोल रहे हैं, इट बोल रहे हैं ट्री के लिए. लेकिन एक तरह से इन्होंने सारे, जब हम जिस तरह जब हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जिस तरह उन्होंने ट्री के बारे में बात करी, इट इज़ एज इफ ही हैज़ पर्सोनिफाइड द ट्री. ठीक है, अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, बट कैन दे किल अ ट्री? नो, यू कैन कट ट्रीज. सो using the verb killing for a tree is odd. Okay, it's not normal. अब बताते हैं ये इनका मैनुअल शुरू होता है. क्या बताते हैं, कैसे आप एक पेड़ को अच्छी तरह से काट सकते हैं, यही बता रहे हैं ये. It takes much time to kill a tree. आसान काम नहीं है. ठीक है, पेड़ को काटने में वक्त लगता है. Not a simple jab of the knife will do it.
जैब ऑफ द नाइफ से कौन मर जाता है? चाकू के एक वार से कौन मर जाएगा? एक ह्यूमन मर जाएगा। बताने के लिए कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कितना कमज़ोर है इन कंपैरिजन टू अ ट्री। एक चाकू के एक वार से मर सकता है, लेकिन ट्री ऐसे नहीं मर सकती है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। बता रहे हैं आपको कि किस मुश्किल से, कितना वक्त लगा के, कितनी साधना के बाद में एक पेड़ बड़ा होता है, हरा होता है ना। राइजिंग आउट ऑफ इट, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट। किस तरह से ये जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं कैसे आपस में गुथे हुए हैं, कैसे मिले हुए हैं कि ये अर्थ से निकला है ना। अर्थ की कहते हैं ना, धरती का सीना चीर कर, है ना, ये पेड़ निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट क्या है अर्थ का? मिट्टी। तो ये मिट्टी से ही तो अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है ना। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, है ना, सालों साल हमको पता है सूरज की रोशनी के बिना तो पेड़ नहीं उग सकते हैं। एयर, वाटर, तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे? ट्री तो है ही, अर्थ है, सनलाइट है, एयर है, वाटर है, इतने सारे नेचर के जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ हुए हैं एक पेड़ के लिए, ये हमको बताना चाहते हैं। और सरकास्टिकली क्या बोल रहे हैं? इतनी आसानी से नहीं मरेगा ये, है ना, इतने सालों तक ये बड़ा है ना, धूप, पानी, हवा, ये सब चीज़ों को कंज्यूम करके। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। लेप्रस हाइड क्यों बोला है इन्होंने? एक तरह से ये सार्केस्टिकली हमको बता रहे हैं कि इसकी जो लेप्रस हाइड है, लेप्रस हाइड जो है ये बहुत ही प्लेजेंट चीज़ नहीं है ना। लेप्रेसी कोढ़ की बीमारी होती है। कोढ़ की बीमारी से स्किन ना डिफॉर्म हो जाती है ना, अगली हो जाती है, बीमार दिखती है। तो उसी तरह से ये जो इसका जो बार्क है ना, पेड़ का जो पेड़ का बार्क है, बार्क को क्या बोलेंगे हिंदी में? तना है, उस पर जो छाल होती है ना, वो कैसी दिखती है? तो उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये कि इट आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, ये जो इसकी लेप्रस हाइड है इससे तो पत्तियां भी निकल आती हैं। समझ रहे हैं आप, है ना। तो ये किस टोन में बोल रहे हैं? सरकास्टिक टोन में बोल रहे हैं ये, है ना। ये पत्तियां भी निकल आती हैं यहाँ से। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट आंसर। जब इन्होंने बताया कि पेड़ को मारना मुश्किल क्यों है, किस चीज़, कैसे ये पला बढ़ा है अभी तक, ये इन्होंने इस फर्स्ट स्टैंजा में बताया। सेकेंड स्टैंजा में बताते हैं, सो हैक एंड चॉप। ये जो हैक एंड चॉप है ना, ये रूथलेस एक्ट्स हैं ये, ठीक है। तो ये हमको बता रहे हैं जब आप पेड़ को काटते हैं ना, it's not a simple jab of a knife, or it's not a simple cut of the axe. हैकिंग एंड चॉपिंग, ये रूथलेसनेस बता रहे हैं। एक आदमी को अगर हैक और चॉप किया जाए तो सोचिए वो कितना हीनियस क्राइम होगा, कितना रूथलेस एक्ट होगा, कितना क्रूएल्टी होगी उस एक्ट में। उसी तरह से ये हमारे मन में भी उसी तरह के भाव पैदा करना चाह रहे हैं ट्री के लिए, इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए हैक एंड चॉप करो उसको, एक जैब ऑफ द नाइफ से नहीं मरेगा। और ये भी कम है, ये भी काफ़ी नहीं है। दिस अलोन वोंट डू इट, इससे नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो हमको बताना चाह रहे हैं कि पेड़ को भी पेन होता है। ही इज़ ट्राइंग टू गार्नर सम सिंपैथी। लेकिन डायरेक्टली तो बहुत बोल लिया ना, पेड़ मत काटिए, डायरेक्टली तो बहुत बोल लिया है, लोग मानते ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं द नॉट सो मच पेन विल डू इट ना, इतने से दर्द से कुछ नहीं होगा। और जो इसकी ब्लीडिंग बार्क है ना, क्यों बोल रहे हैं ब्लीडिंग? अगेन फॉर द सेम रीज़न, सिंपैथी के लिए। आपको पता चले कि जो पेड़ से को जब आप काट रहे हैं, पेड़ में से जो उसके जूसेस निकल रहे हैं, जो सैप निकल रहा है, ब्लीडिंग किसके लिए बोला है? वो जो सैप निकलता है ना उससे, उसके लिए उसको बोला है। जैसे इंसान का जब खून निकल रहा होता है तो देखना मुश्किल होता है ना हमारे लिए, लेकिन पेड़ जब कटता है और पेड़ से सैप निकल रहा होता है वो तो हम इजीली देख लेते हैं। तो इसलिए हमको बता रहे हैं कि अरे ये जो इसका जो ब्लीडिंग बार्क है ना, इसका जो ये
ये जो लेप्रस हाइड जिसकी बात कर रहे हैं ये तो ठीक हो जाएगा। और एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, है ना। और आपने इसको काट करके कहाँ तक काट दिया है, ज़मीन के लेवल तक आपने इसको काट दिया है, इतना नीचे तक काट दिया है कि इसका जो तना है वो बिल्कुल ज़मीन के लेवल पर आ गया है। वो बता रहे हैं हमको इतना नीचे काटने के बाद भी विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। और आपको पता नहीं है जो हरी हरी जो कोपल है उसमें से छोटी छोटी सी टहनियाँ वो फिर निकल आएंगी। मिनिएचर बाउज, मिनिएचर का मतलब क्या है, टाइनी, छोटी छोटी, है ना। मिनिएचर बाउज, बाउज का मतलब क्या होता है, ब्रांचेस। ये फिर निकल आएंगी। विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, अगर उनको रोक नहीं दिया वहीं पे, उन बाउज को, वो छोटी छोटी जो कोपल निकल रही है, अगर उसको वहीं पे जड़ से काट नहीं दिया तो फिर बढ़ जाएंगी टू फॉर्मर साइज। तो ये बताता है हमको द रेजिलियंस ऑफ ट्रीज एंड नेचर, कि कैसे नेचर कितना सेल्फ सस्टेनिंग है। आप कितना ही नुकसान पहुंचाओ लेकिन जहाँ तक कोशिश होती है वो अपने आप को सस्टेन कर ही लेता है, आपके वार से अपने आप को बचा करके आगे बढ़ता ही है। ये बताया है। तो किस तरह से बताया इन्होंने, एज इफ ही इज़ वार्निंग अस, ये एक वार्निंग की तरह हमको बताया है। विच इफ़ अनचेक्ड, अगर आपने अभी से उसको रोक नहीं दिया तो वो तो फिर से पेड़ बन जाएगा, है ना। बन जाएगा तो अच्छा है, लेकिन ये क्या है, ये सरकाज़म यूज़ कर रहे हैं ना हमारी आंखें खोलने के लिए। ओके, इट्स लाइक एन आई ओपनर। फिर क्या बोलते हैं आगे, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। ये जो उन्होंने सेकेंड स्टैंजा में बताया है, आपको वार्न कर दिया है कि ऐसा करने से नहीं चलेगा, कि आपने उसको भले ही आप कितना भी नीचे ज़मीन के पास तक काट दें तो भी वो तो फिर उगाएगा। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट, जो इसकी जड़ है ना, इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग क्यों बोला गया है, देयर इज़ एन अल्यूजन जैसे कि एक शिप होती है ना, वो ज़मीन में कैसे, समुद्र में जब उसको रोकना होता है, इसकी स्पीड कम करनी होती है तो एंकर गिरा देते हैं। तो यहाँ पे इसको किसने रोका हुआ है, अपनी जगह पे मजबूत किया हुआ है, अर्थ ने, है ना। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ इट इज़ टू बी रोप्ड, ठीक है। द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, बाहर निकालना है अर्थ के, ज़मीन से बाहर आपको खोद करके पेड़ को निकाल लेना है। इट इज़ टू बी रोप्ड, उसको रस्सी से बांध कर, ठीक है, और उसको खींच कर निकालना है। स्नैप्ड आउट फिर से क्या दिखाता है, हार्शनेस। ऐसे सॉफ्टली जेंटली काम नहीं होगा ये, है ना, आपको उसको बेदर्दी से, है ना, हार्शली उसको बाहर निकालना होगा, ये बता रहे हैं हमको। और पुल्ड आउट एंटायरली, आपको उसको बाहर निकालना ही होगा, ठीक है। पूरी तरह से बाहर निकालना होगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव क्यों बोला है, क्योंकि जब ये पेड़ निकल जाएगा तो आप जानते हैं पेड़ों की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, तो अंदर एक गुफा सी बन जाएगी ज़मीन में, वहाँ से इसको निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, स्ट्रेंथ किसके लिए बोला गया है, जो इसके रूट्स हैं, हमारी जो ताकत है वो हमारी जड़ें ही होती हैं ना, पेड़ की ताकत की तरह। पेड़ की जड़ें जिस तरह से उसकी ताकत होती हैं, जितनी जड़ें मजबूत उतना पेड़ मजबूत, जड़ें मजबूत नहीं होगी तो पेड़ मजबूत नहीं होगा। तो बोलते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो एक्सपोज हो जाएगी। द सोर्स, रूट क्या है, उसका सोर्स है जहाँ से उसको जीवन मिलता है। तो उसका जो सोर्स है कैसा निकलता है नीचे से, जब आपने अगर कभी देखी होंगी पेड़ की जड़ें, वाइट एंड वेट, क्योंकि गीला होता है ना वो, और वाइट होता है। द मोस्ट सेंसिटिव,
hidden for years inside the earth. यही तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है, ये जड़ें ही तो हैं. किसी की आप जड़ें खोद देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना. तो बोल रहे हैं यही तो है इसकी जड़ें जिसकी वजह से बचा रहता है. तो हमको ये बता रहे हैं कितना भी काट लो, कुछ भी कर लो, देखना उसकी जड़ें अगर जब तक आप निकालोगे नहीं ना तो छोटी छोटी कोपल फूट जाएगी, टहनी निकल जाएगी और कहीं से भी पेड़ उग जाएगा, है ना. वॉर्न करा हमको. फिर क्या है, जब अगर आपने जब एक बार इसकी जड़ें निकाल दी हैं तब क्या है, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर. तो सन में तो क्या होगा, ये सन में तो ये स्कॉर्च होगा, सूख जाएगा, और एयर से ये चोक हो जाएगा. कहने का मतलब क्या है, अगेन दैट इमेज ऑफ अ पर्सन, है ना, डाइंग, ये हमारे सामने फिर से प्रेजेंट की गई है ना. तो ये बोल रहे हैं फिर तो ये सिर्फ कुछ ही थोड़ा ही मामला रह जाएगा बस, जब तक ये जलता है, सुकड़ता है, जब तक ये हवा में सूखता है. ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, ये सारे जो वर्ड्स हैं, जो सारे नाउ वर्ब्स हैं, ये क्या बता रहे हैं कि क्या होगा उस जड़ का हश्र. एक बार आप जड़ से पेड़ को निकाल देंगे बाहर तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ scorching, choking, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. ठीक है. तो डन मतलब यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा, पेड़ मर जाएगा. तो वही एयर और सनलाइट, वो एयर और सनलाइट जो कि स्थिति बिल्कुल अनुकूल जब थी, है ना, जब जड़ें अपनी जगह पर स्ट्रॉन्गली लगी हुई थी तो ये उसको जीवन दान दे रही थी. वही सन और एयर अब रूट्स एक्सपोज हो गई हैं तो क्या हो गए हैं, वो उसके दुश्मन हो गए. अब उसी सन और एयर में ये सूख करके ये पेड़ ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ये हुआ हमारा पोम का एक्सप्लेनेशन. और पोम के अंदर अब हम देखते हैं क्या चीज़ है. देखिए इसमें ना इसकी जो थीम है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वही है. फिगर्स ऑफ स्पीच तो इसमें बहुत कम है. तो इन सब के अलावा ऑब्वियसली एक पर्सोनिफिकेशन तो है ही, क्योंकि उन्होंने ट्री को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया है जिसको कि आप किल कर सकते हैं, है ना, मार सकते हैं, जान से मारना, काटना नहीं बोला है. तो इसमें है अलिटरेशन. अलिटरेशन देखिए यहाँ पे है टेक्स टाइम, ट्री यहाँ पे है, और ब्लीडिंग बार्क यहाँ पे अलिटरेशन है ना. फिर क्या है यहाँ पे, एंजैममेंट, रेपिटेशन इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे. रेपिटेशन है इधर पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और फिर से पुल्ड आउट. ये पुल्ड आउट को रिपीट किया गया है टू एम्फसाइज, ओके, दैट द रूट्स have to be taken out, without which the tree is under the risk of getting green and big again. Okay. एंजैममेंट तो देखिए कितनी जगह है. एंजैममेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर भी लाइन कंटिन्यू होती रहती है, सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है एक से ज़्यादा लाइन में, या पंक्चुएशन नहीं है. देखिए यहाँ पंक्चुएशन नहीं है. जहाँ भी पंक्चुएशन नहीं है वहाँ पे एंजैममेंट या रन ऑन लाइन्स हैं. और पर्सोनिफिकेशन तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ. ठीक है, तो ये हो गया है ट्री का. अच्छा, ये ट्री इस पोम में कोई भी राइमिंग नहीं है, ये फ्री वर्स है. फ्री वर्स मतलब कि कोई फिक्स्ड मीटर नहीं है, फिक्स्ड राइम एंड रिदम नहीं है, तो ये एक फ्री वर्स है. और थीम क्या है, theme is that we have to be benign towards nature. We cannot be cruel, and we do not think twice before killing a tree. Killing a human being is a punishable offense, okay, but killing a tree is not considered a crime. So through this poem he's tried to tell us, the poet Jeev Patel has tried to tell us that it is equivalent to killing a person. Okay,
So with this we come to the end of this poem. I hope you must have enjoyed the poem, the explanation, and I hope you'll keep coming back to the channel for more. Thank you and bye bye for now.